नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के खतरनाक और घटिया तरीके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनाती है दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए, और क्यों ये जरूरी है चाइना को बॉयकॉट करना, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया की हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इस वीडियो में आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से चाइना को रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली बॉयकॉट किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा, इंडिया के द्वारा। आप में से कुछ लोगों ने दोस्तों पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि अगर चाइना इतना ही बुरा कर रहा है, कहीं पे डंपिंग, चोरी, करेंसी मैनिपुलेशन, तो बाकी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ कर क्यों नहीं रही, कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आजकल बहुत डिस्कशन चल रही है इसको लेकर कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है चाइना के ऊपर। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं रीजंस की वजह से चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान किया था 2018 में। और ट्रेड वॉर एक ऐसी चीज थी दोस्तों जिसमें ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि ऑपोजिशन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कई पॉलिटिशियंस ने सपोर्ट किया। और यहां पर जब मैं ट्रेड वॉर की बात करता हूं तो एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। ट्रेड वॉर का मतलब है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कहा कि जो सामान चाइना से यूएसए के अंदर आ रहा है, जो चाइनीज इंपोर्ट्स यूएसए के अंदर आ रहे हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैरिफ्स बढ़ा दिए जाए, जिससे कि वो सामान महंगा हो जाएगा। और अगर वो सामान महंगा हो जाएगा तो यूएसए में लोग उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स करने का, सीधा सीधा बस चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा करने से यूएसए में भी नुकसान होगा। जो यूएस की कंपनीज चाइना में प्रोडक्ट्स बनाती थी सस्ते लेबर की वजह से, अब जब वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को यूएसए में इंपोर्ट करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ेगा। अब या तो इन कंपनीज को खुद नुकसान सहना पड़ेगा या ये अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा देंगी। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा देंगी तो वहां पर कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, चीजें ज्यादा महंगी मिलेंगी। और दूसरी तरफ चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। चाइना ने भी अपने इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा लिए उस सामान के लिए जो यूएसए से चाइना में आने लग रहा है। तो बेसिकली इसी को ही ट्रेड वॉर कहते हैं दोस्तों, कि दोनों कंट्रीज ने अपने इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा लिए ताकि इधर से उधर सामान भेजना मुश्किल हो जाए। और ऐसा करने से दोनों कंट्रीज को नुकसान होगा इकोनॉमिकली, और हुआ भी। बैंक ऑफ फिनलैंड की कैलकुलेशंस के हिसाब से नवंबर 2019 तक इस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना के जीडीपी ग्रोथ रेट पर 1% का असर पड़ा और यूएसए के जीडीपी ग्रोथ रेट पर 0.9% का असर पड़ा। यूएसए में सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा यूएसए के किसानों को, जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन एक्सपोर्ट करते थे चाइना में। लेकिन ये सब डोनाल्ड ट्रंप को पता था, दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा इस ट्रेड वॉर की वजह से। लेकिन पर्पस ये नहीं था ट्रेड वॉर के पीछे। पर्पस ये था कि चाइना पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके ताकि चाइना अपनी हरकतें सुधारे और चाइना पर जो डिपेंडेंसी है यूएसए की उसे कम किया जा सके। और ये दोनों मकसद दोस्तों कहीं ना कहीं किसी हद तक सक्सेसफुल हुए। इस ट्रेड वॉर के प्रेशर में आकर चाइना ने फाइनली जनवरी 2020 में प्रॉमिस किया कि वो अपनी करेंसी मैनिपुलेशन बंद करेगा, स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स को, और जो चोरी हो रही है उसे रोकने में मदद करेगा यहाँ पर। और चाइना ने यह भी प्रॉमिस किया कि जो कंपनीज, फॉरेन कंपनीज चाइना में आती हैं और उन्हें मजबूरी में अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता है, चाइना इसके लिए अब फोर्स नहीं करेगा फॉरेन कंपनीज को ये करने के लिए। ये सारी प्रोमिसेस चाइना ने करी, तब जाकर यूएसए ने और चाइना ने फेज 1 ट्रेड डील साइन करी कि हम अपने टैरिफ्स को कम कर देंगे। एक दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट इससे ये हुआ कि इसने कई यूएस कंपनीज को फोर्स किया कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाइना से हटाकर किसी और कंट्री में डालें अगर उन्हें सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो काफी यूएस कंपनीज ने चाइना के साथ डीलिंग करनी बंद कर दी, दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गई, और ओवरऑल यूएस की जो डिपेंडेंसी थी चाइना पर वो कम होने लगी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जनवरी टू अप्रैल 2019 में एज कंपेयर टू जनवरी टू अप्रैल 2018 में क्या परसेंटेज चेंज आया यूएस के इंपोर्ट्स में। -10% इंपोर्ट्स हो गए चाइना से जो आ रहे थे यूएस में। इससे सबसे बड़ा फायदा मिला वियतनाम को, ताइवान को, साउथ कोरिया को, थाईलैंड को, नेदरलैंड्स को। जो यूएस कंपनीज चाइना में अपने सामान बनाती थी अब वो इन कंट्रीज में शिफ्ट हो गई, वियतनाम में, ताइवान में, नेदरलैंड्स में। एक और ग्राफ आप यहां देख सकते हैं जो दिखाता है कि सबसे बड़ा फायदा इस ट्रेड वॉर का वियतनाम को हुआ, क्योंकि काफी चीजें जो चाइना में बनती थी वो वियतनाम भी सप्लाई करता है। इस पूरी ट्रेड वॉर को डिस्कस करने के पीछे मेरा रीजन ये था दोस्तों कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कितनी आसानी से चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा सकता है अगर सरकार इंपोर्ट टैक्सेस लगा दे चाइना से आने वाले सामान पर। लेकिन ये करने से इंडियन इकोनॉमी को बहुत बहुत भारी नुकसान होगा। यूएस को जितना नुकसान हुआ था यूएस की ट्रेड वॉर में उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। मेरी राय में इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है करने के लिए। क्यों प्रिपेयर्ड नहीं है और कैसे प्रिपेयर्ड हो सकती है इंडिया करने के लिए, आइए इसकी बात करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। अगर हम 2018-19 की बात करें तो $70 बिलियन वर्थ ऑफ सामान इंडिया में इंपोर्ट किया गया था जो चाइना से आया था, और इंडिया ने जो चाइना को एक्सपोर्ट किया था सामान वो सिर्फ
16.7 बिलियन डॉलर्स का था। ये जो इतना बड़ा इम्बैलेंस है इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ये करीब करीब 53 बिलियन डॉलर्स का है। और पिछले सालों में अगर हम बात करें तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही गया है। यानी ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि चाइना ने इंडिया को डिपेंडेंट बना रखा है अपने ऊपर। सबसे ज्यादा चीजें जो इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, जिसके लिए इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन की बात करें तो 76% हमारा स्मार्टफोन का मार्केट चाइनीज कंपनी से भरा हुआ है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल चीजें, 65 to 70% फार्मास्यूटिकल जो हमारी दवाइयाँ आती हैं वो चाइना से ही आती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है मुझे लगता है जहां पर हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम चाइनीज सामान को रिप्लेस कर सकते हैं। बॉयकॉट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो चाइना से सामान आ रहा है बिल्कुल ही हम यूज करना बंद कर देंगे उसे। हमें कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, तो हमें रिप्लेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने होंगे। पहले तो हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि हम एज अ कंज्यूमर, एज अ इंडिविजुअल आदमी हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं चाइनीज कंपनीज के द्वारा बनाए गए सामान को बाकी और कंपनीज से। कुछ चीजों में करना बहुत ही आसान है, जैसे कि अगर हम चाइनीज सॉफ्टवेयर की बात करें, आपके फोन में जो चाइनीज एप्स हैं इन्हें आप इंस्टेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई यूजफुल ऐप लगती है आपको, उसका नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। इतनी सारी एप्स हैं, बेटर क्वालिटी का ही मिलेगा वो। लेकिन इस चीज में मुझे लगता है सरकार का भी सपोर्ट होना जरूरी है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग यहां पर चाइनीज एप्स को बॉयकॉट करने लग रहे हैं और वहां पर जाकर मोदी सरकार अपने टिकटॉक पर ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट बनाने लग रही है। तो सरकार पर भी प्रेशर बिल्डअप करना बहुत जरूरी है कि ये सब करना बंद करे सरकार कम से कम। और सॉफ्टवेयर छोड़ अगर हार्डवेयर की बात करें तो जैसे सोनम वांगचुक जी ने कहा था, ये भी 1 साल में किया जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है ये भी करना। ये नहीं कह रहे कि आपके पास जो अभी चाइनीज स्मार्टफोन है उसे आप फेंक दो। अगली बार जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाओ तो किसी चाइनीज कंपनी से ना खरीदो, जैसे कि ओप्पो, वीवो से ना खरीदो। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, उससे खरीद लो। HTC ताइवान है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, एसएस ताइवान की कंपनी है, एप्पल यूएसए की कंपनी है, माइक्रोमैक्स के अलावा इंडियन कंपनी है। इनमें से किसी भी कंपनी से नेक्स्ट स्मार्टफोन खरीद लो आप अपना। कोई टीवी खरीदना हो घर में, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, इन कंपनी से खरीदो। और आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर मेड इन चाइना पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया, वहां पर क्या किया जाए। यहां पर मुझे लगता है दोस्तों बेसिकली 4 लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है इन चीजों को। पहला लेवल है चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट। दूसरा लेवल है मेड इन चाइना प्रोडक्ट लेकिन किसी और कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा हो, जैसे कि आईफोन की बात करी जाए, एप्पल के द्वारा बनाया जाता है, यूएस कंपनी है लेकिन मेड इन चाइना है वो। तीसरा लेवल हो गया ऐसा प्रोडक्ट जहां पर चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया। और चौथा लेवल हो गया कोई ऐसी कंपनी जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो। अब मेरी राय पूछो दोस्तों, ये जो 4 लेवल्स हैं इनमें से हमें सिर्फ पहले लेवल पर चौकन्ना रहना होगा कि चाइनीज कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आज के दिन एप्पल अपने आईफोन्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करता है क्योंकि वहां पर सबसे सस्ते मिलते हैं। लेकिन कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ाए रखे, आईफोन्स पर बढ़ा दिए जो मेड इन चाइना से आ रहे हैं, या फिर एप्पल ने देखा कि चाइनीज लेबर एक्सपेंसिव बनता जा रहा है और किसी और कंट्री में ज्यादा सस्ता लेबर मिलेगा, तो एप्पल तो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज उठाकर शिफ्ट कर देगा बड़े आराम से। और आईफोन जो मेड इन चाइना होता था वो कल मेड इन वियतनाम बन जाएगा, मेड इन इंडिया बन जाएगा। तो इसकी ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कंपनी जो है वो कोई फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, नॉन चाइनीज कंपनी है और मेड इन चाइना प्रोडक्ट बना रही है, तो मुझे नहीं लगता इसे आपको बॉयकॉट करना चाहिए। इसे आप यूज करते रह सकते हैं। इतने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनका कुछ परसेंटेज चाइनीज कंपनीज ओन करती है। चाइनीज कंपनीज ने अपना पैसा लगा रखा है। जो पॉपुलर हमारी कंपनीज है, जोमैटो, स्विगी, ओला, पेटीएम, ओयो, बाइजूस, इन सारी कंपनीज में कुछ परसेंटेज इन कंपनीज का चाइनीज कंपनीज ओन करती है। इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखो ये कंपनीज इंडिया में बनाई गई थी, इंडियंस को जॉब देती हैं, इंडियंस को फायदा पहुंचाती है, इसलिए हमें इनका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये सारी कंपनीज का कुछ हिस्सा चाइनीज कंपनी किसके पास में है, तो जो भी ये कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी उसका कुछ परसेंटेज चाइनीज कंपनीज के हाथों में जाएगा, वो चाइनीज कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी। और चाइनीज कंपनी जैसा आप जानते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर नाचती हैं, अपना सारा डेटा उन्हें दे सकती हैं अगर वो डिमांड करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां पर दोनों आर्ग्यूमेंट सही हैं। हमें यह देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज एक कंपनी का चाइनीज कंपनी ओन करती है। अगर वो परसेंटेज थोड़ा सा है, 10-20% है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो परसेंटेज 40, 50, 60% पे पहुंच जाता है, जैसे कि पेटीएम के केस में, तो वहां पर हमें इन कंपनीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप मेजॉरिटी पैसा चाइना के हाथों में देने लग रहे हो और ये चाइनीज कंपनीज प्रॉफिट कमाई जा रही हैं। और अगर ओनरशिप 50% से ज्यादा होगी
तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग भी फिर चाइनीज कंपनीज के हाथों में आ जाती है। और उन प्रोडक्ट्स का क्या जहां पर चाइनीज कंपनीज ने मेड इन इंडिया सामान बनाया, मैं कहूंगा दोस्तों इस केस में भी हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यहां पर है चाइनीज कंपनीज। और फाइनली कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि हमें चाइनीज फूड को भी बॉयकॉट करना चाहिए, और ये चीज दोस्तों सरासर बकवास है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जरा सोचकर देखिए कौन बना रहा है चाइनीज खाना। इंडिया में जो चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर इंडियन कुक्स एम्प्लॉयड है, किसी इंडियन ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, वहां पर इंडियंस को सर्व कर रहा है वो रेस्टोरेंट, तो यहां पर चाइनीज का क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि वो चाइना से इंपोर्ट होकर खाना आ रहा हो वहां पर। इनफैक्ट दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर, कई ऐसी चाइनीज डिशेज जो आज के दिन इंडिया में मिलती हैं चाइनीज फूड के नाम पर, वो एक्चुअली में इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं। आप कभी चाइना में जाएंगे तो उस तरह का खाना नहीं मिलता चाइना में जो इंडिया में चाइनीज खाने के नाम पे खाना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मोमोज जो हैं, कई लोगों को लगता है चाइना से आए हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था। तो ऐसी चीजों को बॉयकॉट करने से कुछ फायदा नहीं, हम अपने ही देश को खराब कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं करने से। नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ रेसिज्म ही बढ़ेगा, ये सब करने लग गए हम तो। और ऐसी ही बकवास दोस्तों यहां पर भी करी जा रही है कि कुछ बीजेपी के यूथ वर्कर्स यहां पर दुकानों को तोड़ने लग रहे हैं क्योंकि वहां पर चाइनीज खिलौने मिलते हैं। अब ये करने से किसका नुकसान हो रहा है? यहां पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नॉर्ड वीपीएन ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। नॉर्ड वीपीएन एक बहुत ही जबरदस्त वीपीएन की सर्विस है जो मैं पर्सनली खुद भी इस्तेमाल करता हूं डेटा और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें 1000 से ज्यादा लोकेशंस में दुनिया भर में इसके सर्वर्स अवेलेबल हैं। 60 से ज्यादा कंट्रीज में आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हैं। और बेस्ट चीज जो मुझे इस वीपीएन के बारे में लगती है वो ये है कि ये पनामा कंट्री में बेस्ड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार इस वीपीएन से डिमांड करेगी कि हमें इस इंसान का डेटा ला कर दो, तो ये वीपीएन नहीं देगा, क्योंकि ये उस कंट्री में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर ये बेस्ड है। और एक और अच्छी चीज है कि जो चाइना में ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है, जो चाइना अपनी इतनी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखता है चाइना के अंदर, ये नॉर्ड वीपीएन गिनी चुने वीपीएन्स में से है जो चाइना को बिका नहीं हुआ है। ये चाइना की फायरवॉल को बाईपास कर सकता है। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी, अगर आप खुद नॉर्ड वीपीएन को यूज करना चाहते हैं तो आपको 70% ऑफ मिलेगा 3 साल के प्लान पे, अगर आप कोड ध्रुव इस्तेमाल करेंगे तो nordvpn.com/dhruv। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बिजनेसेस और कंपनीज के लेवल पर बात करें कि वो क्या कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए, तो एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए पहले दोस्तों कि कंपनीज और बिजनेसेस वही करेंगे जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं। अगर कस्टमर्स की डिमांड है यहाँ पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमें देना, तो कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं है कि वो लॉस में जाएगी यहां पर महंगे प्रोडक्ट्स बेचकर, कि कोई खरीद ही नहीं रहा है वहां पर। उन्हें दिखता है कि लोगों को मेड इन चाइना सामान खरीदना है क्योंकि वो सस्ता है, तो वो वही बेचेंगे। इसमें कंपनीज और बिजनेसेस को ब्लेम करने का तुक नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुकानदारों की दुकानें तोड़ने का कोई तुक नहीं बनता यहां पर। इन्हें पॉजिटिव तरीकों से हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनीज और बिजनेसेस नॉट मेड इन चाइना को एज अ मार्केटिंग टैक्टिक इस्तेमाल कर सकती हैं। दुकानों के बाहर दुकानदार अपने एक बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं कि यहां पर चाइनीज सामान नहीं मिलता। तो मुझे लगता है ज्यादा लोग आना चाहेंगे ऐसी दुकान में, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी दुकानों का बिजनेस बढ़ेगा अगर दुकानदार इसको एज अ मार्केटिंग टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे। और ये पॉजिटिव तरीका हुआ ये करने का, जबरदस्ती नहीं है, यहां पर तोड़फोड़ नहीं करी जा रही है इसके लिए। लेकिन इससे ज्यादा कुछ करना है तो सरकार के लेवल पर करना पड़ेगा। तो इसलिए आइए बात करते हैं दोस्तों कि सरकार के लेवल पर क्या किया जा सकता है चाइना को बॉयकॉट करने के लिए। सबसे पहली चीज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होती है दोस्तों दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ाने के लिए। दोनों कंट्रीज अपने इंपोर्ट टैक्सेस कम करती हैं और अलग अलग बैरियर्स को हटाती हैं ताकि ट्रेड आसानी से करी जा सके दो कंट्रीज के बीच में। इंडिया को अगर चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स को कम करना है, अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना पर, तो बाकी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनानी पड़ेंगी। इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पिछले 8 सालों से बातचीत में ही अटकी हुई है। सरकार यहां पर नेगोशिएट नहीं कर पा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए। इंडिया की जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पिछले करीब 10 सालों से बातचीत में अटकी हुई है। जब तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएगी नहीं, तब तक चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम नहीं करी जा सकती। इंडिया के आलसीपन का फायदा उठाकर बाकी कंट्रीज इंडिया से आगे निकल रही हैं। वियतनाम ने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ली है और इसका नुकसान इंडिया को सहना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ फुटवेयर्स, गारमेंट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, फर्नीचर जो इंडिया यूरोपियन यूनियन को करता है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ली। तो वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा सस्ते पड़ेंगे यूरोप में रहने वाले लोगों को। पीछे रह गया इंडिया यहां पर। ऊपर से अगर आप सोचकर देखें दोस्तों, जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुई थी, जब यूएस कंपनीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही थी कि चाइना को छोड़कर हम किस और कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन इंडिया होना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर यूएस कंपनीज ने इंडिया को नहीं चुना, बल्कि वियतनाम को चुना, थाईलैंड को चुना, साउथ कोरिया को चुना।
इससे देखकर पता चलता है दोस्तों कि इंडिया की जो आज के दिन इकोनॉमिक हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर जताता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, करप्शन ज्यादा है, या कई और रीजन की वजह से इंडिया वियतनाम से कंपीट नहीं कर पाया। वो कंपनीज इंडिया में आने की जगह वियतनाम में गई। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी इकोनॉमिक हालत को, अपनी सोशल इमेज को, ताकि वो कंपनीज इंडिया में आ पाती। और साथ ही साथ हमारी सरकार को ये एडमिट करना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स कितने बड़े फ्लॉप थे। अगर ये फ्लॉप नहीं होते तो आज जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आप इंडियन स्टार्टअप्स में देख रहे हैं ये नहीं आई होती। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला होता, इन्वेस्टमेंट मिली होती, ताकि अपने आप में सस्टेन कर पाती। और आखिरी पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा कि इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव करने पड़ेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया को अपनी ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी, रिलेशन ज्यादा फ्रेंडली करने पड़ेंगे, ताकि इंडिया चाइनीज से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। और ये करना कोई आसान काम नहीं है। हमारी सरकार इस काम में भी फेल होती हुई दिख रही है, नेपाल के साथ आज जो हालत दिखते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों कि हम अपनी तरफ से इंडिविजुअल क्या एक्शंस ले सकते हैं और सरकार अपने लेवल पर क्या एक्शंस ले सकती है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, चाइना को बॉयकॉट करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग अपनी लाइफ में एक्शन ले पाए चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम से कम करने के लिए। मैं कम से कम कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज बॉयकॉट करनी शुरू कर दो, बिल्कुल ही यूज मत करो। अगर आपको उस चीज की जरूरत भी है तो कम से कम कीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, जहां पे आपको काफी एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, जैसे कि फुल अनएडिटेड इंटरव्यू जब भी मैं किसी से इंटरव्यू लेता हूं, अगर आप मेंबर बनेंगे वहां पर। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।